रिलीज़ मैं दो तरीके से देखूंगा इसको। पहला हम देखते हैं साइंटिफिकली जो आपकी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला, कॉर्टिजोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, और भी हार्मोन्स हैं। जब आप एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, तो जब आप रोते हैं तो वो थोड़ा सा रेस्ट में आ जाता है। सर, हमारी सोसाइटी में या पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें बचपन से ऐसे बोलते हैं कि रो मत। रोना जो है वो दूसरों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि आपके खुद के इमोशंस जो हैं वो डिसरेगुलेटेड होते हैं। पहला तो ये, अगर मैं ये बोलूँ कोई बच्चा रोते रोते घर आया है, बाहर खेल रहा था और रोते रोते वो आपके पास आया है कि चोट लग गई, तो आप क्या बोलोगे उसको कि बेटा रो मत, ठीक है, ठीक हो जाएगी, ठीक। वो बच्चे को लॉजिक नहीं समझ में आता है। रोते रोते बच्चे को गले लगा लीजिए, वो थोड़ी देर रोएगा, उसके बाद क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि रोने का मन करता है लेकिन रो नहीं पाते, दिल भरा हुआ होता है लेकिन आंसू रोकने पड़ते हैं? अब ये रोना एक वीकनेस है या फिर इस रोने को रोकना एक स्ट्रेंथ है? आज इसी टॉपिक के ऊपर इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। वेलकम टू सॉल्व्यम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग थोड़ा कम समझते हैं, क्योंकि रोने को लोग एक वीकनेस मानते हैं और उसे जब लोग छुपा लेते हैं या रोते नहीं हैं तो उसे एक स्ट्रेंथ मानते हैं। लेकिन ये किस तरीके से काम करता है, इस एपिसोड में आज हम इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्राइंग वर्सेस सप्रेसिंग। इस टॉपिक के बारे में हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा जी। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं और सर से जानते हैं कि क्राइंग वर्सेस सप्रेसिंग का रोल क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया। एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया भी कि रोना अपने आप में एक, क्योंकि ना सोसाइटी में एक सेट हो चुका है एक लेवल की, जो लोग रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जो लोग उस इमोशन को छुपा लेते हैं वो थोड़े स्ट्रांग स्ट्रेंथ, बन जाते हाँ हैं। हाँ। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, अगर इसे समझे तो? देखिए, रोना एक वीकनेस नहीं है। हम्म। पहला चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, रोना एक इमोशनल रिलीज़ है। अगर आपके अंदर कोई भी इमोशन हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे रिलीफ हो, या फिर कोई और इमोशन हो, इनफैक्ट इवन हंसी में भी कई बार रोना आ जाता है, हंसते हंसते भी। तो वो जब एक इमोशन आपके अंदर एक भर गया है और उसको रिलीज़ करना है, तो रोना एक बहुत नेचुरल तरीका है उस चीज़ को निकालने का। कई बार दर्द में भी रोना आ जाता है। हाँ। तो वो सब इमोशंस ही हैं जो आपके रिलीज़ हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोना जो है वो वीकनेस है या ना रोना स्ट्रेंथ है। ये नेचुरल एक इमोशन को रिलीज़ करने का तरीका है। मतलब एक प्रोसेस है, एक इमोशन, ये काइंड ऑफ की क्लिनजिंग का एक तरीका है। हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी इमोशन हमारे अंदर आ रहा है, खुशी है या दुख है, तो उस टाइम पर अगर हमें रोना आ रहा है तो नॉर्मल है, रो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं रोएगा वो तो स्ट्रांग है और जो रो देगा वो वीक है। देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब हम रोने को बुरा मानते हैं। अब बुरा क्यों मानते हैं? अगर मैं अभी आपके सामने पॉडकास्ट में किसी चीज़ को याद करके या कुछ एक इंसिडेंट को याद करके मैं रोने लग जाऊं, तो आपको कैसा फील होगा? आप कॉन्शियस हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सो ये सोसाइटी ने बना दिया है, क्योंकि सामने वाला रो रहा जब होता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया है कि रोना बुरा है। मतलब यहाँ पे भी खुद का फ़ायदा देखा कि हमें बुरा ना लगे या हम कॉन्शियस ना हो, तो सामने वाले को ये कह के रोक दो कि भाई अच्छा नहीं है रोना। हाँ, क्योंकि आप देखिए, कोई छोटा बच्चा भी जब रो रहा होता है वो कुछ चीज़ के लिए रो रहा होता है। चाहे उसको नींद आ रही हो, या उसने बेड वेट कर दिया हो, या उसको भूख लग रही हो, तब वो रोता है। बिल्कुल। बिना कारण कोई नहीं रोता है। लेकिन हम उस रोने से इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज हमारे खुद के जो इमोशंस हैं वो डिसरेगुलेटेड हैं। बिल्कुल। जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चा चुप हो जाए। वही चीज़ एडल्टहुड में भी आ जाती है। जब आप किसी को भी रोता हुआ देखते हैं, आप ये नहीं बोलते हैं कि वो चलो ठीक है उसका इमोशन है, कोई एक इमोशन है जो वो रिलीज़ कर रहा है। आप क्योंकि खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हाँ। आप सोचते हैं यार ये
गड़बड़ है, ये मतलब कैसा वीक आदमी है हाँ। या वीक लेडी है जो ऐसे रो रही है खुल के। तो ये प्रॉब्लम है। सर हमने हमारे एक लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि एक एंगर को सप्रेस करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। हाँ जी। लेकिन सर आज इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी रोना है, क्राइंग जो होता है, उसको सप्रेस करना किस तरीके से हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है। रोना जैसे मैंने बोला कि एक इमोशनल रिलीज है। हम्म। अब कोई भी इमोशन आप अंदर दबाते रहेंगे अपने अंदर, तो वो एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज हो जाता है। या फिर अगर आप साइंटिफिकली लेंगे तो ये आपके अंदर जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिजोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, ये सब आपके अंदर भर जाते हैं। उनको रिलीज करने का टाइम नहीं मिलता है। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक में नहीं आता है। सो इस वजह से जो सप्रेशन है वो हमेशा ही नुकसान देगा। सर अभी आपने जैसे बोला कि रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता क्या है? देखिए, रिलीज मैं दो तरीके से देखूंगा इसको। पहला हम देखते हैं साइंटिफिकली, जो आपकी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला, कॉर्टिजोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, और भी हार्मोन्स हैं जो आपके अंदर, जब आप एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, तो जब आप रोते हैं तो वो थोड़ा सा रेस्ट में आ जाता है, टुवर्ड्स योर रेस्ट हो गया, या फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। सो वो आपको एक रिलीज देता है। अब आते हैं एनर्जेटिकली। एनर्जेटिकली जब आपके अंदर वो इमोशन या जो एनर्जी है वो भरी हुई है, अब आप नहीं रोएंगे तो वो कहीं पे ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। बिल्कुल। सो आपको या तो चेस्ट भारी भारी लगेगा, या आपको गले में खराश सी आएगी, या आपके पेट में गड़बड़ होगी। तो ये सब जो हैं ये रोने से काफ़ी हद तक रिलीज हो जाते हैं। कभी रोए, कभी खुल के रोए तो लगता है ना कि हल्के हो गए हाँ, हैं, कुछ हल्का हल्का हो रहा फील है। होता है। बिल्कुल। वो क्या होता है, वो आपका वही एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी कहते हैं सर, मतलब लोग बोलते तो हैं कि आंसुओं में वजन नहीं होता, लेकिन जब रो के देखते हैं तो पता चलता है कितने भारी थे हमारे आंसू। हाँ जी। और रोने में भी कई लोग होते हैं जो रोने में भी अपने आप को सप्रेस करते हैं, कि एक आंसू निकल गया तो उसको पोंछ लिया, या थोड़े से आंसू निकल के पोंछ लिए। फूट फूट के रोना तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूँगा, फूट फूट के रोना में आपको जो अंदर तक, क्योंकि पेट भी हिल रहा होता है ना आपका, फूटने में आपकी पूरी बॉडी हिल रही होती है। अब जब फूट फूट के रोते हैं तो वो पूरी बॉडी से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं। नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है। सर हमारी सोसाइटी में या पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें बचपन से ऐसे बोलते हैं कि रो मत, स्ट्रांग बनो। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ना रोने से कौन स्ट्रांग बनता है? देखिए, लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि पहला, जैसे मैंने बोला कि रोना जो है वो दूसरों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि आपके खुद के इमोशंस जो हैं वो डिसरेगुलेटेड होते हैं। पहला तो ये। दूसरा, उन्होंने भी यही सीखा है, जो सोसाइटी है या जो पेरेंट्स की जो आपने बात की, उन्होंने भी यही सीखा है कि रोना जो है वो अनकंफर्टेबल चीज़ है, क्योंकि उनको भी रोने से रोका गया। हाँ। कोई रो रहा होता है तो हम उसको यही बोलते हैं कि रो मत, स्ट्रांग बन। स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप रो मत। अगर आपको स्ट्रांग बनना है, आपको अपने सब इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मुझे रोना आ रहा है, सो व्हाट, है ना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप रोते हो, क्योंकि दूसरा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो या तो वो आपको बोलता है कि भाई आप रो मत, या फिर आप खुद ही मान लेते हो मैं रोऊंगा तो लोगों को अजीब लगेगा, तो इसलिए आप रोना बंद कर देते हो। सर कुछ लोग तो इसलिए भी बोल देते हैं कि फिर उनको लगता है कि मेरे से चुप नहीं करवाया जाएगा सामने वाला पर्सन, क्योंकि अगर हमारे पास में कोई रोता है, कई बार हमारे साथ होता है, चुप कैसे करवाऊँ इसे, ये तो रोने लग गया। चुप करवाना क्यों है? एक होता है ना, एक सिंपैथी देना उसको कि चलो हमारे सामने कोई रो रहा है तो। अगर मैं ये बोलूं, कोई बच्चा रोते रोते घर आया है, बाहर खेल रहा था, और रोते रोते वो आपके पास आया है कि चोट लग गई, तो आप क्या बोलोगे उसको कि बेटा रो मत, ठीक है, ठीक हो जाएगी, ठीक। वो बच्चे को लॉजिक नहीं समझ में आता। आप रोते रोते बच्चे को गले लगा लीजिए, वो थोड़ी देर रोएगा, उसके बाद में
सिंस आपकी एनर्जी भी उसके साथ में कंबाइन हो रही है, तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है, रो रहा होता है बच्चा, 2 और लगा देते हैं, हाँ, अगर रोएगा तो और पिटेगा, तो वो बच्चे को अंदर आ जाता है रोना जो है ये अगेन मेरे लिए अनसेफ है, और जब उसको अनसेफ फील होता है तो वैसे ही रोना बंद कर देता है कि रोऊंगा तो पिट जाऊंगा। ऐसे ही मार खा के वो रोना भूल जाते हैं बेचारे। बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने बताया कि कोई बच्चा होता है तो वो सीख जाता है मार खा खा के कि अभी रोना उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन सर इस इमोशन को सप्रेस करना अपने आप में किस तरीके से एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है? देखिए, सप्रेशन जो है ये एक हीलिंग नहीं है, ये आपके लिए इमरजेंसी ब्रेक है। सो अगर आपके लिए रोना जो है, कोई सुनने वाला नहीं है आपके रोने को, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आपको रिस्क है कि ये अनसेफ है, कि मेरे को पिटाई हो जाएगी या कोई मेरे को जज करेगा, तो आप नहीं रोएंगे। और तीसरा हो जाता है कि अगर आपको रोने में वल्नरेबिलिटी जो दिखानी होती है, खुल के थोड़ा सा दिखाना होता है अपने आप को, वो जो चीज़ है वो अनसेफ लगे। अब क्या होता है कि इवन इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपको सामने वाला कोई रो रहा हो तो आपको खुद से अनसेफ फील होने लगता है, अजीब लगने लगता है, तो कि भाई इसको अजीब लगेगा तो मैं रोऊंगा ही नहीं। कई बार होता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में मैन और वुमन तो फिर भी शायद वो लोग थोड़ा हाँ, एक्सप्रेस कर सोसाइटी देते में हैं, उनको हाँ। एक्सप्रेशन अलाउड है, तो वो रोना उनको अलाउड है बिल्कुल। कि हाँ ये तो है ही। आदमी के अंदर में कुछ भी भरा हुआ हो वो रो नहीं सकता, क्योंकि और बाकी सोसाइटी तो छोड़ दो, जो उनके खुद के स्पाउस हैं जो खुद रोते हैं वो आदमी को रोता हुआ नहीं देख सकते, तो वो भी सप्रेशन में आ जाता है फिर। तो इसलिए रोना, मैं ये बोलूँगा कि रोना एक बहुत ही अच्छा नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है, और जो सप्रेशन है वो एक सर्टेन लेवल पे एक इमरजेंसी ब्रेक है। अच्छा सर, इवन सोसाइटी में बच्चों का तो चलो ठीक है, रो लेते हैं वो, लेकिन बड़े लोगों के लिए तो सोसाइटी भी बोलती थी कि इतना बड़ा हो गया फिर भी रो रहा है, अभी भी तेरे को रोना आ रहा है। तो ये सब बोल बोल के उनके इमोशन को सप्रेस करवाने में कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है फिर उसमें। देखिए, सोसाइटी को ब्लेम करना कर सकते हैं ब्लेम, लेकिन अगर एडल्ट नहीं रो रहा है तो उसका जनरली देखा गया है जो बैकग्राउंड होगा वो उसके बचपन में होगा। अगर बचपन से ही उसको रोना नॉट अलाउड है तो वो एडल्टहुड में भी नहीं रोएगा। अगर बचपन में हेल्दी इमोशनल रिलीज सिखाया गया है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाया गया है, तो एज अ एडल्ट ऑल्सो वो एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो सर इन इमोशन को कंट्रोल करना कब सेल्फ बिट्रायल बन जाता है किसी के लिए? सेल्फ बिट्रेयल का पहले बात करते हैं। सेल्फ बिट्रेयल है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आसान भाषा में। सो जब आप रोने को सप्रेस कर रहे हैं, जब आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि भाई मेरे को जो इमोशंस आ रहे हैं वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, तो वो एक तरह से तो अपने साथ धोखा ही है। बिल्कुल। जब आप सप्रेस कर रहे हैं कोई भी इमोशन को, सिर्फ रोना ही नहीं, कोई भी इमोशन को आप सप्रेस कर रहे हैं, तो वो सेल्फ बिट्रेयल में आता ही है। मतलब खुद के साथ धोखा करना वैसे भी कहाँ ही ठीक है सर। ठीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर हम लोग करते हैं सोसाइटी के प्रेशर में या खुद के ही बनाए हुए कुछ लिमिट्स में कि मैं यहाँ पर कोई भी इमोशन नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं सेफ नहीं फील करता हूँ। सो वो है। सर समटाइम्स क्या होता है कि लोग ठीक नहीं होते बट उस कंडीशन में भी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को रोना भी नहीं आ रहा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है फिर? देखिए, आई एम ओके, आई एम फाइन, ये सब वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहला चीज़ है कि यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला तो है जिसको आप बोल रहे हैं कि आई एम ओके, कई बार आप खुद को ही बोलते हैं आई एम ओके। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो या मैं
इस इमोशन को हैंडल कर सकता हूँ, चाहे वो रोना ही हो, मैं इस रोने को हैंडल कर सकता हूँ या सामने वाला हैंडल कर सकता है। तो आप बोल देते हैं आई एम ओके। अब थोड़ी देर के लिए तो यू फील गुड, या आपने वो जो एक इमरजेंसी आई थी कि किसी के सामने मेरे को रोना आ रहा था या कोई इमोशन आ रहा था, उसको तो आपने दबा दिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि पहला आपको रिलीज नहीं मिला है, तो वो इमोशंस आपके अंदर भरे जा रहे हैं। बिल्कुल अब जब भरे जा रहे हैं इमोशंस, तो एक इमोशनल नमनेस आएगी। बिल्कुल। दूसरा है एक टर्म है पैसिव एग्रेशन, कि आप वैसे तो आप दिखाते हो कि मैं बिल्कुल चुप हूँ, लेकिन वो एग्रेसिवनेस किसी ना किसी फॉर्म में आ रही होती है, चाहे आपके एक्शंस में आए, चाहे आपके कुछ वर्ड्स में भी कई बार आ जाती है कि एग्रेसिव आप हो जाते हो। और प्लस जब बॉडी में आपके इमोशंस भर रहे हैं तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। बिल्कुल सर, अभी जैसे आपने साइकोसोमैटिक एक वर्ड यूज़ करा, तो सर ये क्राइंग और साइकोसोमैटिक एक दूसरे से लिंक्ड कैसे है और इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं फिर लोगों को? देखिए, साइकोसोमैटिक्स मैंने पहले भी बताया है कि साइकोसोमैटिक्स वो एक साइंस है जो ये कहती है कि जब आपके इमोशंस एनर्जी है। बिल्कुल। सो चाहे आप एनर्जी लो, चाहे आप उसको अपने हार्मोन्स लो, कॉर्टिसोल हो गया या एड्रेनालिन हो गया, ये सब जब आपकी बॉडी में भरते जा रहे हैं और आपको रिलीज नहीं मिल रहा है, सो ये कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जब स्टोर हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में बाद में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ भी सिम्टम हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है या फिर गला खराब रह सकता है, कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। सो अब आते हैं हम कि क्राइंग या उसका सप्रेशन का क्या असर होता है। इमोशंस आपके अंदर भर रहे होते हैं, सो आपके अंदर एक तो जो हार्मोन्स हैं वो बन रहे हैं, आपकी एनर्जी बन रही है, तो असर कहाँ कहाँ आता है? गले पे आएगा, इवन ईएनटी में आ जाता है, क्योंकि क्या होता है जब रो रहे होते हैं तो नाक भी बहती है ना, नाक भी बहती है, गले में भी दर्द होता गले है, में भी दर्द होता है। तो ये जहाँ जहाँ पर दर्द होता है, इसका मतलब कि वहाँ से रिलीज हो रहा होता है। चेस्ट हैवी लगेगा, पेट में इशू आएगा, गट में इशू आएगा, ये सब जो हैं ये साइकोसोमैटिक्स में आ जाते हैं कि आपके बॉडी में यहाँ पर वो स्टोर हो रहा है, और फिर उसको जब अगर आप क्राइंग कर पा रहे हो तो वो सब निकल जाते हैं और आपको फील होता है अच्छा। सर हमारी सोसाइटी में ना मेल्स को ही ऐसे क्यों बोलते हैं या बॉयज़ को कि रोना नहीं है, रोना बुरी बात है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? देखिए, लॉजिक तो नहीं है, लॉजिक बस इतना है क्योंकि सोसाइटी बोलती है मेन आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग। अब जब वो एक बच्चा तो आप मेल ले लीजिए, फीमेल ले लीजिए, सब रोते हैं। हाँ। अब जब बच्चा रोएगा तो उसको क्या बोला जाता है कि रो मत। कई बार ये भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही शेमफुल चीज़ है, कि लड़की की तरह रो रहा है। हाँ, ये लड़की की तरह इसके आंसू निकल जाते हैं। बिल्कुल। और ये कई बार घर वाले ही बोल रहे होते हैं। सो जब ये सुनता है वो, तो उसको यही लगता है कि एक मैन का जो एक पर्सपेक्टिव या एक जो इमेज रोल है सोसाइटी में, इमेज जो बना रखी है सोसाइटी ने, उसमें उसको रोना अलाउड नहीं है। अब जब रोना ही अलाउड नहीं है तो वो इमोशनल नमनेस में आएगा। मोस्ट मेन टेंड टू बी इमोशनली नम, कि वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हाँ। वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो मेन को क्यों बताया जा रहा है, इसका कोई लॉजिक एज सच नहीं है। ये सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देख लिया है या बताया गया है कि भाई मेन आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले बोला कि आपके सामने कोई आदमी रो रहा हो, लेडी रो रही हो, फिर भी शायद लोग मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, रोने दे। आदमी रोने लग जाए ना, लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है ये। बिल्कुल सर। ठीक है। सो वो सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्ट है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। सर दुख में तो सभी रोते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे खुशी के आंसू हैं, खुशी में आंसू निकल गए। तो सर ये जो खुशी के आंसू होते हैं, ये क्या हीलिंग करते हैं हमारी बॉडी की? देखिए, एक तो जब आप दुख में रो रहे हैं, सिर्फ रोना दुख में नहीं आता है। हाँ। रोना हमको दुख में तो आता ही है, साथ में कोई भी इमोशन भर गया हो। हाँ।
वो जब रिलीज होता है, जब आप रिलीफ एक फील करते हैं तो आप रोते हैं। अब जो खुशी के आंसू बोलते हैं, हाँ। कब ज़्यादा खुशी होती है? जब हमने कुछ सोचा हो, जब हमने कुछ एक्सपेक्ट किया हो कि मेरा बेटा फर्स्ट आएगा या ज़्यादा मार्क्स लाएगा या उसका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो जाएगा, या कोई और रीज़न हो हाँ, सकता किसी है। से मिलना हो वो इंसान हमें मिल जाता है। हाँ, तो एक ओवरवेलमिंग इमोशन आ जाता है अंदर, और वो एक्सपेक्टेशन से भी आ सकता है या किसी और रीज़न से भी आ सकता है, पर वो एक रिलीफ हमको देता है। तो रोना सिर्फ जो आपका सैडनेस है वहाँ से ही नहीं, किसी भी इमोशन के रिलीफ पे आता है। सर, रोना सच में ही कोई वीकनेस होती है या फिर एक नर्वस सिस्टम को रीस्टार्ट करने का या उसको रीसेट करने का कोई प्रोसेस होता है? देखिए, रोना कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, जैसे कि हम पहले बात भी कर मैं चुके हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि रोना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अब क्या होता है कि कई बार होता है कि हम रो नहीं सकते हैं किसी किसी एनवायरनमेंट में, हम्म। लेकिन उसको फिर उस टाइम हम लोग सप्रेस कर देते हैं कि हम अभी नहीं रोएंगे। लेकिन आप उसके बाद में आप उस इमोशन को बुला के आप उसको रिलीज करें, चाहे रो के चाहे कैसे भी, तो ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। अब कई बार होता है कि आप रोने की जगह किसी किसी वक्त पे आप हंस देते हो, गुस्सा दिखा देते हो, वो सब एक रिलीज का प्रोसेस है। चाहे आप रो लीजिए, कई बार हंस देते हैं लोग, तो कुछ भी कर लें, आप सिर्फ उसको रिलीज करना है इमोशन को। सर, ये जो सप्रेस्ड क्राइंग है या सप्रेस्ड हमारे जो भी इमोशन होते हैं, ये लेटर ऑन हमारी बॉडी को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? क्या हमारी हेल्थ पे भी इसके कोई इम्पैक्ट होते हैं फिर? देखिए, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कई बार हो जाता है। इशू कहाँ पर आता है? जब आपने उसको सप्रेस किया है, उस किसी भी इमोशन को। मैं क्राइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्राइंग के अलावा भी कोई भी इमोशन को आप अगर सप्रेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस बनेगा, एक एंजाइटी की भी फीलिंग कभी कभी आ सकती है। हेल्थ इश्यूज तो, गट के इश्यूज तो बहुत कॉमन है, ठीक है। और कुछ और हेल्थ इश्यूज भी इसमें आ सकते हैं। अच्छा। जो साइकोसोमेटिक्स है, उसमें आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, एक एक हिस्से को मैप किया हुआ है किस इमोशन से। अच्छा। तो अगर आप, जैसे कई होते हैं जिनको कंधे में दर्द होता है, क्योंकि कंधे में दर्द क्यों है? कंधे पे बोझ बहुत है। हमारे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, कंधे पे बहुत बोझ लेके घूम रहा है। अब कंधे पे जब आप एक इमोशनल बोझ लेके घूम रहे हो, तो आपके कंधों पे दर्द होगा। सो उस तरीके से हर जो भी आपके सिम्टम्स हैं, हर सिम्टम का कोई ना कोई इमोशनल कॉज हो सकता है। अच्छा। ये तब देखा जाता है जब भाई आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, आपने एक्सरसाइज की, लेकिन वो जो इमोशन है या जो वो सिम्टम है, वो बैठा हुआ है, फिर भी वो उसमें रिस्पाइट नहीं मिल रही आप। सो देन आप साइकोसोमेटिक्स की तरफ में या इमोशंस की तरफ में एक ध्यान दे सकते हैं। सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। ये क्राइंग के ऊपर एपिसोड था, बट हमने इसे हंस हंस के समझा। लेकिन सर, जो हमारे लिसनर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, जो जानना चाहते हैं कि अभी भी उनके अंदर अगर ये सप्रेस्ड इमोशन है, तो बिना गिल्ट के वो इसको कैसे फील करें और फिर कैसे रिलीज़ करें उसे? इसका कोई एक सिंपल टिप या कोई ऐसी रेमेडी जिससे वो अपनाकर इस इमोशन को इस अच्छे से फील कर सकें? देखिए, लिसनर्स को मैं यही बोलूँगा कि पहला चीज़ ये माने कि रोना कोई वीकनेस नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा चीज़, प्रैक्टिस अगर करनी है उनको, एक ऐसी जगह चूज़ कर लें, वो आपका चाहे बाथरूम हो सकता है, जहाँ पर कि आपको अगर रोना आ रहा है तो आप उस जगह पे आप रो सकें। आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के आप बोलें मुझे ये फील हो रहा है और मुझे रोने का मन कर रहा है। आप रो लीजिए, अकेले रो लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए रोकना कि लोग क्या कहेंगे, तो अगर लोगों का आपको डर है तो आप खुद से रोइए, अकेले में रोइए, कोई बात नहीं है।
क्योंकि ये रिलीज़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं यही बोलूँगा कि रोना जो है वो बहुत हीलिंग है, बहुत थेरापेटिक है। और रोने का मतलब गिरना नहीं है, रोने का मतलब अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं है। आप जब तक उस कंट्रोल के लिए अपना रोना रोकते रहेंगे, आपकी बॉडी चिल्लाती रहेगी। बिल्कुल। तो आपने रोना एक बहुत ही हेल्दी एक रिलीज मैकेनिज्म है जो आपको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में क्राइंग को लेके, कि जो भी पर्सपेक्टिव थे मेरे तो सभी चेंज हो गए आज। आई होप हमारी ऑडियंस के भी हुए होंगे। और आज के बाद में अगर आपको कोई भी बोले कि रोना नहीं है, तो उसे हमारा ये पॉडकास्ट दिखा देना कि रोना गलत नहीं है। रोना अपने आप में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, अपनी बॉडी को हील करना होता है। रोने का मतलब हमेशा वीकनेस नहीं होता। लेकिन अगर आज के इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू।